Good morning. Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Nexus Homeopathy. I'm Dr. Sonal Panchabhai from Nagpur. I welcome you all. So, hope you all are enjoying your life. मजा करो, मस्त जियो और जीने दो. तो आज का टॉपिक है मुरेटिक एसिड. बट बिफोर गोइंग टू मुरेटिक एसिड, ये जो आज का जो मैं रेमेडी पढ़ा रहा हूँ, ये रेमेडी मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ. मेरे एक मेंटोर है, डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर को. उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और ज़मीन पे रहना कैसा है, ये सबसे पहले सीखा है. उनकी प्यारी सी झप्पी, उनकी वो एनर्जी, उसके साथ मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ. तो मुरेटिक एसिड क्या है? मुरेटिक एसिड ना, हम लोग बहुत पहले ऐसा था कि हम लोग एसिड ग्रुप पढ़ना शुरू किए थे. तो एसिड ग्रुप पढ़ते पढ़ते हमको मुरेटिक एसिड भी हम लोग को उसमें से एक ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड, सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, मुरेटिक एसिड भी हमको मिला था. तो मुरेटिक एसिड उस वक्त जब हमने पढ़ा था, तो यूजुअली मुरेटिक एसिड हम लोग मतलब क्या अपने फीवर वाले कंडीशंस में देते हैं. यूजुअली टाइफाइड फीवर में वगैरह दिया जाता है. तो टाइफाइड फीवर में देते हैं. फिर इसका जो मेन एक्शन था म्यूकस मेम्ब्रेन पे था, मतलब है. तो ऐसा है ना कि हम लोग मुरेटिक एसिड को एक पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं समझ पाए थे. फिजिकल लेवल पे ठीक है, समझ जाते हैं, पर होम्योपैथी का मेन प्रिंसिपल क्या है? वी ट्रीट अ मैन, नॉट अ डिसीज. तो इंटरनल इसेंस जो है ना, वो पर्सनैलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के ही हमको पता चलेगा. तो मोहंती सर को क्यों ये डेडिकेट कर रहा हूँ? क्योंकि मोहंती सर ने यही सिखाया है कि जमीन पे रह के बेसिक नॉलेज जो है उसको आप देखो. ये जो मुरेटिक एसिड मुझे समझाना, ये एक केस ने मुझे बहुत प्यार से समझाया. अब केस समझने के पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं कि मुरेटिक एसिड के बारे में. मुरेटिक एसिड का पैथोफिजियोलॉजी तो था ना. तो पैथोफिजियोलॉजिकली मुरेटिक एसिड का म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है. तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे करता क्या है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन को कोरेसिव, मतलब अल्सर टाइप का, ब्लिस्टर्स टाइप का बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं. तो इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, अल्सरेशन फॉर्म करता है. ब्लड पे भी इसका एक्शन है. तो ब्लड पे भी ये कैंसरस कंडीशन, मतलब ब्लड कैंसर्स के तरफ, मतलब स्पेशली ल्यूकेमिया, लिम्फॉइड लिम्फॉइड ल्यूकेमिया के तरफ ज्यादा काम करता है. पर इसको कैसा ना पर्सनैलिटी के थ्रू समझना बड़ा मुश्किल जा रहा था. तो लेट अस सी द केस, एंड आफ्टर दैट हम ये रेमेडी भी समझेंगे. क्योंकि ये रेमेडी बहुत अच्छी है, आपके भी काम में आएगी. बहुत बार हम लोग मिस कर जाते हैं ये रेमेडी को. ठीक है, तो रेमेडी समझने के लिए पहले अपन ये केस देखते हैं. तो ये एक केस है पैम्पिगियस वल्गैरिस का. अब पैम्पिगियस वल्गैरिस क्या है पता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है, इसमें बहुत सारे ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, बहुत सारे ब्लिस्टर्स फॉर्म करता है पूरे बॉडी में, यूजुअली माउथ, ठीक है, और एनस के जगह पे. पर पूरे बॉडी में भी आता है. तो मेरे पास ऐसा ही एक पेशेंट था. तो लेट अस सी दिस वीडियो फर्स्ट. एंड ये वीडियो देखने के बाद, आप एक वीडियो देख लो, और ये वीडियो देखने के बाद हम लोग केस को पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं.
तो ये जो केस है, मतलब जो अभी आपने वीडियो देखा, ये वीडियो में उसकी कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कितने मतलब ब्लिस्टर्स थे उसके पूरे बॉडी में, तो आप समझ सकते हो कि उसकी कंडीशन कैसी होगी। तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको समझाता हूँ पहले, देन वी विल मूव टू द रेमेडी। तो हिस्ट्री ऐसी थी, इसकी वाइफ जो मेरी रेगुलर पेशेंट है, अभी भी है, और वो आए एक दिन और मुझे पूछा कि हस्बैंड को इस तरीके से तकलीफ हो रही है कि उनको मुंह को छाले आ गए हैं, फिर वो खा नहीं पा रहे हैं, बहुत वीक हो गए, लीन थीन हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे जो हिस्ट्री बताई, वो हिस्ट्री के बाद मैंने 2-3 रेमेडीज दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो हिस्ट्री ऐसी थी कि ये बंदा जो है ना, इसका बेसिक नेचर कैसा है ना, ये बंदे का, ये बहुत शांत बंदा है, कम बात करने वाला, कम बात के साथ मतलब इसका बेसिक नेचर ही ऐसा है कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगा, बहुत कम संक्षिप्त में अपनी सारी बातें रख देगा, कॉन्फिडेंस की थोड़ी-सी कमी है, और कैसा ना प्रॉपरली अपने मतलब जैसे इंटरनल फीलिंग्स जो रहता है ना, वो एक्सप्रेस आउट ये नहीं कर सकता था। अब ये इसका बेसिक नेचर हो गया। अब बेसिक नेचर के बाद, ये बेसिक नेचर है, तो पेशेंट को मैंने पूछा कि चलो ठीक है, ये तो बेसिक नेचर हो गया। अब पेशेंट को मतलब कैसा ये प्रॉब्लम की शुरुआत कैसी हुई? तो बोले जो वाइफ है, तो वाइफ ने मुझे बताया कि इनका और मेरा झगड़ा हो गया था। ऑब्वियसली मियाँ-बीवी का तो झगड़ा हमेशा होते ही रहता है। तो झगड़ा हुआ था, तो झगड़े में ऐसा हुआ कि जो पेशेंट है, उनको गुस्सा तो बहुत आया, पर वो एक्सप्रेस आउट नहीं कर सके। उनको ऐसा लगा कि यार मैं जीते जी मर गया। मैंने जब वो पेशेंट से पूछा ना कि आपको क्या फ़ील हो रहा था उस वक़्त जब आपका और वाइफ का अगर झगड़ा हो रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैं गुस्सा उसके ऊपर निकाल नहीं पाया। तो मैं बोला फिर आपने क्या किया? तो मैं क्या कर सकता था सर, मैं निकाल नहीं पाया, तो मैं चला गया वहाँ से, मुझे फिर शांत रहना था, तो मैं शांत हो गया एकदम से, और फिर मैं कुछ भी बोला नहीं, अपने काम में बिज़ी हो गया और हो गया। पर वो जो चीज़ थी ना, वो दिल को लग गई थी कि वाइफ़ ने मुझे ऐसा कैसा बोला वो करके। और फिर मैं थोड़ा-सा अपना काम वगैरह करना शुरू कर दिया। और मुझे सडनली ये सारे बबल्स आना शुरू हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो एक-एक, एक-एक करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे बबल्स बढ़ने लगे। तो मैं एकदम से शांत हो गया। मतलब मैं एक तो पहले ही बात नहीं करता था, उसके बाद और शांत हो गया। अब इतनी कंडीशन उसकी खराब थी, जो आपने वीडियो देखा ना, वो कंडीशन में उसकी मतलब किस तरीके से कंडीशन की, वो खाना भी नहीं खा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमनली वो कर रहा था, इतने इसमें भी वो अपने लैपटॉप पे काम करता है। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से उनको काम तो कर रहा था, पर इतने तकलीफ में भी वो अपने काम कर रहा था। मैं बोला यार कुछ तो भी यूनिक है, तो मैं बोला ठीक है, चलो चलते हैं। तो फिर जिस तरीके से वो काम कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि क्यों काम कर रहे थे? सर काम करने से मुझे अच्छा लगता है। मतलब कम से कम ये जो तकलीफ होती है ना, ये तकलीफ मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रही है। बोला ठीक है, चलो। तो ये डिसीज़ को लेके आपके मन में क्या चिंता है? सर कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। तो डिसीज़ को लेके भी कोई चिंता नहीं थी। और फिर बोला ये डिसीज़ होने के पहले के आप और डिसीज़ होने के बाद आप में क्या फ़र्क पड़ा? सर मैं शांत हो गया हूँ। मैं पहले पहले भी बात कम ही करता था, अब मैं शांत हो गया, ज़्यादा बात नहीं करता। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके भी मुझे थोड़ा-सा मतलब वरी होना शुरू हो जाता है सर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केस। तो मैंने एक 2-3 मेडिसिन्स दिया, 2-3 मेडिसिन्स देने के बाद भी वो कुछ रिलीफ़ नहीं हुआ। पर जब भी फिर कैसा ना वो पेशेंट का क्लिनिक में आना बंद हो गया, तो मैं घर से ही सारे वीडियोज़, मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं उनके, तो घर से ही मैं उनके वीडियोज़ मँगाता था। तो एक दिन उनका वीडियो एक आया, तो मतलब वो कि नहीं, ये डिसीज़ में भी कि नहीं, एक अलग तरीके से कन्हार रहे थे। मतलब वो जो वीडियो था ना, वो वीडियो में मैं बोल मतलब जब मैं पूछता था कि उनको कि कैसा है? अ, अ, इस तरीके से आवाज़ एक अलग ही आती थी। ये एक चीज़, और एक चीज़ कॉमन थी, जो कि मतलब अनकॉमन थी, कि जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है ये? मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया था उस वक़्त, पर जब एनालाइज़ किया मैंने लास्ट में, तब मुझे समझ गया कि अरे ये क्या है करके, तो वी विल गो फर्दर। तो अब ऐसा है ना कि एक चीज़ और थी, मतलब इतने डिसीज़ में भी वो बंदा शांत तो था, लेकिन तकलीफ़ अपनी वाइफ़ को ही देता था। झगड़ा उसी के साथ हुआ था।
इतने डिसीज में, मतलब जो औरत उसका सारा चीज कर रही है लेकिन उसी के ऊपर चिड़चिड़ 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 करने की, मतलब ये चीज भी उसमें बहुत कॉमन थी। तो ये सारी चीजें हो गई, तो मैं 2-3 रेमेडीज मेरी ऑलरेडी फेल हो गई थी, तो मैं बोला नहीं, अब अपने को शांत बैठना है, सोचना है। उसके सारे वीडियोस मैंने फिर से देखना शुरू किया। एक चीज उसमें जो कॉमन मैंने अनकॉमन आपको बताई थी ना, कि इतने तकलीफ में भी ही इज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप, तो उसको आराम मिलता था करके उसने बोला, एक चीज। सेकंड चीज थी, ऐसी कंडीशन में जो उसकी वाइफ उसका सारा चीज कर रही थी फिर भी उसके ऊपर ये चिढ़ना शुरू था। और थर्ड चीज इसकी जो थी ना, बहुत पिक्यूलर थी, जो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। एक पेशेंट, अलग पेशेंट भी है उस चीज का। वो चीज थी ना, ये मतलब इस तरीके का जो रिएक्शन था ना, ये थोड़ा सा यूनिक था। तो लेट अस एनालाइज द केस। अब एनालिसिस में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं ना, कि पहले बेसिक नेचर कैसा था, ठीक है, हाउ ही अडॉप्ट दैट सिचुएशन, ठीक है, उसका कंसर्न क्या था और उसकी रिएक्शंस क्या थी, ठीक है। तो ये कंसर्न, एडॉप्टेशन और रिएक्शन हमारे एचएचएफ में हमारे राव मास्टर ने, मिलिंद राव सर, तो मिलिंद राव सर ने हमको कंसर्न, एडॉप्टेशन और रिएक्शन, इसके ऊपर से रेमेडीज को प्रिस्क्राइब करने की एक कला हमको सिखाई है। और ये आप लोग भी सीखो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसका रिएक्शन कैसा था, हाउ ही रिएक्टेड। इसकी रिएक्शन दो तरीके की थी। एक, जो वाइफ उसका सारा करती थी उसी के ऊपर चिढ़ना, दिस इज ऑल्सो वन रिएक्शन। तो इसको मैंने कि नहीं, क्या रूब्रिक लिया अपने रेपर्टरी में, एक रूब्रिक है, रिबल अगेंस्ट पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझ सकते हैं। रिबेल अगेंस्ट पॉलिटिक्स मतलब, पॉलिटिक्स मतलब ऐसी चीज, मलम पट्टी, जो मलम पट्टी कर रही है उसी के अगेंस्ट रिबेल करके क्या मतलब है ना, मतलब ठीक है ना यार, वो तो कर रही है ना। तो दिस इज हिज मेन रूब्रिक। सेकंड चीज क्या थी, इतने इसमें भी ही इज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप। अरे यार, काम कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे में स्ट्रेंथ ही नहीं है, कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े फोड़े, खाना भी नहीं जा रहा है, फिर भी उसको आराम मिलता था। दिस इज ऑक्यूपेशन एमुलरेशन, और यू कैन टेक इट एज एन एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी। और वो जो वॉइस था वो था मोर्निंग लाउड। मोर्निंग क्या रहता है ना, मोर्निंग वो चीज है जो अंदर ही अंदर होते रहती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते रहती है, यूजुअली फीवर में, है ना, तकलीफ में, अस्थमा वाले पेशेंट्स में आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीजों में आपको ये मॉर्निंग मिलेगा। अब ये मॉर्निंग लाउड जो है ना, ये एक्चुअली हर एक मास्टर ने हमारे मॉर्निंग लाउड के बारे में लिखा हुआ है। तो आई विल शो यू दैट वीडियो। तो एक मॉर्निंग लाउड का एक एक केस, मतलब जब ये केस के साथ मुझे जब ये मॉर्निंग लाउड समझा ना, तो एक कोरोना वाला भी एक केस था कि शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और वो अकेली ही आजी थी, तो वो अकेली ही बैठी रहती थी, और बैठते बैठते वो भी, तो ये वो वीडियो भी आपको मैं अभी बस जस्ट ये मॉर्निंग लाउड समझने के लिए ये वीडियो आपको मैं चला के वो दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो है, तो आप ये इसको देख लो, तो आपको मॉर्निंग लाउड समझ में आ जाएगा। ये पर्सन का मैं पोटात काय नाही ना त्यांनी तसं. तो ये जो मॉर्निंग लाउड आपने देखा, ये एक्चुअली एक दूसरे पेशेंट का था। वो पहले वाले पेशेंट का इसलिए नहीं दिखाया, थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है, तो वो मैं नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो मैंने नहीं दिखाया। अब ये मॉर्निंग लाउड मास्टर लोगों ने, मतलब जो अपने स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्होंने सबने मॉर्निंग लाउड के बारे में लिखा है, पर ये समझ में नहीं आ रहा था। जब हम लोग मुराटिक एसिड पढ़ रहे थे तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो ये केस ने मुझे ये मॉर्निंग लाउड समझाया। तो थैंक्स टू दिस केस, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट ही हमको समझाते हैं, हमको सिखाते हैं। तो ये चीज़ हमको
हमारे मोहंती सर ने हमको समझाई थी कि अपने पेशेंट से ही आप सीखो। तो सो आई हैव गिवन हिम मुरेटिक एसिड। अब ये मुरेटिक एसिड की जो पोटेंसी थी ना वो 200 दिया था मैंने, बीडी इंटू 2 days दिया था। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मुरेटिक एसिड। ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमन मास्टर, जो अपने हैनीमन मास्टर है, तो उन्होंने की नहीं क्रॉनिक डिसीजेस में कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई है ये रेमेडी के बारे में। सबसे पहले चीज उन्होंने क्या लिखी ना, उन्होंने लिखा है मुरेटिक एसिड इज अ सैड टैसिटर्न एंड डिसकंटेंटेड विथ हिज फेट, surly mood, sad and introvert, as if she had no life in her। ये बंदा यार जीता ही नहीं, मतलब इतना सैड है कि ये बंदा सही में जीता नहीं। मतलब जो मेरा पेशेंट भी था ना, वो यार अपनी ही दुनिया में रहता था, मतलब ज्यादा बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, जितनी लाइफ है बस कुछ लाइफ बची नहीं है, जितना जैसी जी रहे चल रहे। ठीक है, डीप रिफ्लेक्शन एंड क्वाइट इंट्रोवर्शन क्रॉनिक डिसीजेस में लिखा है, एज इफ समथिंग अनप्लीजेंट वाज इम्पेंडिंग बट स्टिल इंक्लाइन टू वर्क। मतलब इन्होंने भी देखो, मतलब क्या सही मास्टर ने लिखा है ना कि इतने इसमें भी सारी अनप्लीजेंट चीजें होने वाली है, ये पता होने के बाद भी यार ये काम करते रहता है। मतलब लैकोनिक, रिजर्व, मोरोज, ये जो क्वालिटीज है ना, मतलब कितने कितने ब्रिलियंट थे यार वो लोग, बहुत बहुत ब्रिलियंट थे। हेरिंग सर ने भी कुछ लिखा है, अनकॉन्शियस मोर्निंग, जो मैंने मोर्निंग लाउंड होता है ना, ये अनकॉन्शियस मोर्निंग है। वो मतलब मोर्निंग वैसे भी अनकॉन्शियसली होता है, जानबूझ के कोई मौन नहीं करता है, वो इंटरनल फीलिंग है। हमारे निखिल निखिल खेड़कर सर है मुंबई के, उन्होंने मॉर्निंग के बारे में बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि मॉर्निंग ना कैसा रहता है ना, अंदर से होता है, मतलब अंदर के अंदर होता है और इनवॉलेंट्री होते रहता है। अ, अ, दर्द होना है, मतलब इस तरीके से दर्द होता है, वो सफर करता है। मोनी को देखने के बाद कि नहीं आपको दया है कि यार ये पर्सन को देखने के बाद ऐसी लगा कि यार नहीं, अपने को इसको हेल्प करना चाहिए। तो हेरिंग सर ने भी ये बोला है। नाउ लेट अस मूव टू, अब कैसा है ना, आपको बेसिक कैरेक्टर इसका पता चल गया, मतलब मुरेटिक एसिड कैसा है, रिजर्व है, एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट है, छोटी छोटी बातों पे मतलब उसकी एंजाइटी चलती रही है। आंसर भी आपको देगा तो आपका ऐसा फील होगा कि यार ये एक ही टोन में आंसर दे रहा है। टिमिड पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंस की इसमें कमी रहती है, ही कैन नॉट, मतलब मेरे पेशेंट में कैसा ना, एक एक पुराना वाला इंसिडेंस था हमारे पेशेंट में कि जब उनके घर में जब क्राइसिस आया था, एक उनकी बेटी को एडमिट करने की जरूरत पड़ी थी, तो ही वाज स्टक, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाया यार, उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। वो तो अच्छा, उनकी वाइफ थोड़ी स्ट्रांग थी, पर ये जो पर्सन रहते हैं ना, ये बेसिक कैरेक्टर में ये वो ही काम अच्छा कर सकते हैं जो काम ये सालों से कर रहे हैं, बट दे आर एक्सेलेंट इन देयर वर्क। यहाँ पे वो लोग बराटा कार्प के साथ थोड़ा सा मैच होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ये खुद के काम में ही ज्यादा ये रहते हैं, पर ये बराटा सामान नहीं रहते हैं, थोड़े से अलग रहते हैं। ये थोड़ा सा ही बात करेंगे क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए ये छोटी सी बात करेंगे, मतलब 100 सोनार की तो एक ही लोहार की, छोटी सी बात करेंगे, सीधी बात, अननेसेसरी ज्यादा बात नहीं, कट शॉर्ट में ये खत्म कर देंगे अपने काम। पर मुरेटिक एसिड का तकलीफ कहां से स्टार्ट होता है ना, मुरेटिक एसिड का तकलीफ स्टार्ट होता है रूटनेस से। मुरेटिक एसिड में मूर एलिमेंट है, मूर एलिमेंट इज अटैच टू मदर, मदरली फीलिंग, या फिर जो है ना, मतलब एक प्यार जो जहां से मिलता है, एक वार्मथ जहां से मिलता है वहां पे अटैच होता है। और जब वो वार्मथ के साथ इसका रूडनेस होता है, या फिर कहीं पे भी जहां पे वार्मथ नहीं मिल रहा है और कोई रूडली उसके साथ बिहेव करे, यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। He is sensitive to rudeness, ailments from rudeness of others, ailment from anger indignation with, अपने पेशेंट में था, उसको गुस्सा आ गया था यार, मैं जीते जी मर गया, दिस इज एंगर, मेरी यार वाइफ के साथ झगड़ा, मतलब वो जो चीज थी ना, वाइफ ऐसी कैसी बोल सकती है ना मुझे, दैट गुस्सा लीड्स हिम टू पैम्पिगियस वल्गैरिस। वो गुस्सा निकाल नहीं पाया बिकॉज ऑफ रिजर्व नेचर, बोल नहीं सकता, कॉन्फिडेंस की कमी, बोल नहीं पाया, अंदर के अंदर घुटता रहा, इसलिए वो बबल्स अंदर में, गुस्से वाले बबल्स ऐसे ऐसे बाहर भर गया। अब यहां से क्या हुआ ना कि मुरेटिक एसिड को ऐसा लगता है कि यार अब सब खत्म हो गया, डिल्यूजन डाई, वन अबाउट टू डाई,
डिल्यूजन, एम्प्टीनेस, सब खत्म हो गया यार, कुछ भी नहीं बचा, पूरा शांत हो गया। ये सारी चीजों को लेके उसकी रिएक्शंस कुछ अलग रहती। ही इज वेरी सेंसिटिव टू नॉइज, मतलब अब इसको शांत रहना है, कुछ नहीं करना है। ये जाएगा स्टेट में, डिलीरियम साइलेंट वाले स्टेट में जाएगा। पर उसके पहले ये एक बार तो फाइट करेगा, जिसने इसको तकलीफ दी है ना उसके साथ ये फाइट करेगा। इसलिए वो ये रूब्रिक में रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, और उसके बाद फिर ये साइलेंट होना शुरू हो जाएगा। पर ये साइलेंट में भी कि नहीं, उसको कभी कभी ऐसे लगेगा यहां से बाहर आए, तो बाहर आने के लिए ये जो पूरा शरीर तो थक गया है। मुरेटिक एसिड में यही होता है कि शरीर पूरा थक जाता है लेकिन माइंड एक्टिव रहता है। वो एक्टिव माइंड में भी वो यही सोचते रहता है ये कंडीशन में से बाहर कैसे हो। तो उस वो क्या करते हैं ना, कंडीशन में से बाहर आने के लिए ऑक्यूपेशन एमुलेशन, कुछ तो भी काम करे थे वो, कंटिन्यूअसली अपना काम ही काम करते रहता है, कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। ऑक्यूपेशन एमुलेशन, एक्टिविटी, डिजायर, एक्टिविटी, क्वाइट वांट्स टू बी, शांत रहने दो यार। मतलब काम कितना करता है पता है, एक्साइटमेंट आता है उसको काम करते वक्त, फैंसीज एक्सल्टेशन, वर्किंग वाइल, अलग ही दुनिया में, मस्त अपनी दुनिया में चले जाता है। अब जब यहां से भी उसको कुछ नहीं कर सकता, जब फिजिकल लेवल का फ्रस्ट्रेशन उसका बढ़ जाता है, फिर इसका माइंड का भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्टिव ब्रेन था। अब वो क्या करेगा ना, उसकी एंजाइटी ऐसी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यार मेरे को यहाँ से भी तकलीफ, मतलब यहाँ से भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। एक रूब्रिक है मस्त, एंजाइटी अब्डोमेन, sensation as if abdomen would distended and burst। अब बहुत ज्यादा हो गया यार, जमा हो गया, अब बर्स्ट हो जाएगा। Then he moaned loudly, that is involuntary movement। This is all about मुरेटिक एसिड। शॉर्ट में और ब्रीफ में मुरेटिक एसिड को समझना है ना, ये रेमेडी का फील ही ऐसा है यार। यू विल फील लाइक ये आर्सेनिक तो नहीं है, क्योंकि आर्सेनिक में एक रूब्रिक है बाइटिंग टम्बलर, वो भी अपने लोगों को ऐसी ही तकलीफ देता है, एक ही बंदे को तकलीफ देता है। ये भी रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, अरे जो इंसान कर रहा है ना। पर बेसिक डिफरेंस आर्सेनिक और इसमें ये है ना, आर्सेनिक इज वेरी रेस्टलेस, और आर्सेनिक का गुस्सा भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। मुरेटिक एसिड में ऐसा है कि मुरेटिक एसिड गुस्सा एक्सप्रेस आउट नहीं कर सकता, आर्सेनिक करेगा। तो छोटा सा फील है, ये सैड बंदा है, शांत रहने वाला बंदा है, मोरोज बंदा है, अपनी ही दुनिया में रहने वाला बंदा है। दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट मुरेटिक एसिड। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके का, मुझे इस तरीके का पेशेंट मिला था इसलिए मास्टर्स के साथ उसको मैच करने की मैंने कोशिश की थी। अलग तरीके से भी आपको मुरेटिक एसिड मिल सकता है, लेकिन मुरेटिक एसिड की मेन थीम यही है, सेंसिटिव टू रूटनेस। निखिल खेड़कर सर ने अच्छे से समझाया था, थैंक्स टू निखिल सर, उनके वजह से मुझे ये अच्छे से समझ में आया कि यार ये क्यों बंदा इस तरीके से रहता है। सेंसिटिव टू रूडनेस कितना सही ना, मतलब यार बीबी के साथ किसका नहीं झगड़ा होता, सबका झगड़ा होता है। निखिल सर ने मुझे ये समझाया, निखिल सर के वर्ड्स है, थैंक्स टू निखिल सर, कि निखिल सर बोले कि बीबी और पति, पति पत्नी का तो झगड़ा तो होता है, दैट इज कॉमन थिंग यार, इसके लिए इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है कि तुम उसको मतलब दिमाग में ले लो, जीते जी मर गया मैं, और वो ब्लिस्टर्स फॉर्म करना। So this is all about muriatic acid। एक और केस देखते हैं। केस ऐसा था, फीवर वाला केस था। अब ये जो फीवर वाला बंदा है मेरे पास आया, चेयर पे बैठा, उसके साथ एक रिलेटिव भी आया था। फीवर में आया, बैठा, चुपचाप बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा कि भैया क्या तकलीफ क्या हो रही है, मेरी तरफ ऐसे देखा, फिर से मैंने बोला सर कोई तकलीफ है आपको। तो उसके रिलेटिव ने मुझे पूछा, बताया कि सर इसको बुखार है और ये 2-3 दिन से शांत बैठा हुआ है, ज्यादा बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैंने फिर से उसको पूछा तो वो बोला कि मुझे शांत रहना है। मुझे ऐसा फील आया कि यार इसको आंसर ही नहीं देना है, और वो फिर से अपना शांत बैठ के बोला यार ये क्या नया है। तो मैंने उसको एक 2-3 चीजें मैंने थोड़ी ऑब्जर्व की। एक वो बात करने वाली चीज, अपने आप में पुटपुटाना। वो पुटपुटाना क्या था ना,
तो मैंने रूब्रिक लिया। सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील आया कि इसको आंसर ही नहीं करना है, तो सिंपल रूब्रिक लिया, आंसरिंग एवर्शन टू आंसर। सेकंड रूब्रिक था डिलेरियम मटरिंग फीवर ड्यूरिंग, और थर्ड रूब्रिक लिया क्वाइट वांट्स टू बी। अब जब मैंने इसको रेपर्टरी में क्लब किया ना, तो मेरे सामने दो रेमेडीज आई, एक आई फॉस्फोरिक एसिड और एक मुरेटिक एसिड। सारे मास्टर्स ने, सारे स्टॉलवर्ड्स ने मुरेटिक एसिड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ बहुत कंपेयर किया है। दोनों में बेसिक डिफरेंस सब लोगों ने क्या बताया कि फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फोरिक एसिड का प्रोस्ट्रेशन इतना ज्यादा होता है, पहले मेंटल प्रोस्ट्रेशन आता है, फिर फिजिकल प्रोस्ट्रेशन होता है। मुरेटिक एसिड का एग्जैक्टली वाइस वर्सा है, फिजिकल प्रोस्ट्रेशन ज्यादा होता है, फिर मेंटल प्रोस्ट्रेशन में हो जाता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है ना, ये दोनों रेमेडीज में, दोनों रेमेडीज बहुत क्लोज आती है, दोनों रेमेडीज बहुत क्लोज आती है, और दोनों भी रेमेडीज सेंसिटिव टू रूडनेस में है, दोनों को भी तकलीफ होती है, ठीक है। तो पर बेसिक डिफरेंस क्या है, फॉस्फोरिक एसिड जो है ना बंदा, ये ज्यादा इमोशनल बनता है, ये अपने घर वालों की बहुत केयर करता है, मतलब इसको एंजाइटी चिल्ड्रन सपोर्ट में ये है। डांसिंग अनकॉन्शियस मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में भी ये है, फॉस्फोरिक एसिड है। सैडनेस फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्चून में भी यही है। फॉस्फोरिक एसिड का प्रॉब्लम यह है कि फॉस्फोरिक एसिड की नहीं कुछ बोल ही नहीं पाता यार, खत्म हो जाता है, एकदम सैड होता है, एकदम सैड हो जाता है, इतना सैड हो जाता है कि वो अपनी दुनिया में ऐसे बिल्कुल ऐसा चला जाता है, आंसर ही नहीं कर पाता। वही मुरेटिक एसिड थोड़ा आंसर दे पाता है, रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, रीजन इंक्रीज पावर कर सकता है, आंसर देने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश तो भी करता है, ये तो करता भी नहीं, ये हाथ छोड़ देता है, ये सैडनेस में जाता है, इतना सैड होता है, सैडनेस गिव आफ्टर। सेंसिटिव टू रूडनेस में दोनों भी है, दोनों रूडनेस को सेंसिटिव, पर मेंटल प्रोस्ट्रेशन फॉस्फोरिक एसिड का क्यों ज्यादा होता है ना, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकरेंस में, सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती, उसी को वो कि नहीं, वो कंडीशन को लेके वो ब्रूड करता है, ब्रूडिंग कंडीशन, वंस कंडीशन ओवर, कंटिन्यूसली ब्रूड करेगा, कंटिन्यूस इतना कि बस, और शांत होके कुछ भी बात नहीं करेगा, ये भी सैडनेस विद टैसिटर्न। तो दिस इज ऑल अबाउट मुरेटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो ये केस मैंने इसीलिए बताया कि ये दोनों भी बहुत क्लोज आते हैं, पर एक में मेंटल प्रोस्ट्रेशन ज्यादा है और बाद में फिजिकल प्रोस्ट्रेशन है, वो है फॉस्फोरिक एसिड, और दूसरे में मुरेटिक एसिड में फिजिकल वीकनेस बहुत, प्रोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन मेंटल एक्टिविटी बहुत लास्ट तक चलती है, और आखिरी में मेंटल प्रोस्ट्रेशन में जाता है। सो थैंक यू ऑल, इफ यू like my videos, kindly share it, subscribe it, और like भी करो, ठीक है। थैंक यू ऑल, एंड स्पेशल थैंक्स टू निखिल खेड़ेकर सर, उनके वजह से मुझे, जो मेरी केसेस में जो मैंने मुरेटिक एसिड देखा था, उन्होंने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया ये वीडियो बनाने के लिए भी, तो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।